हेलो एवरीवन। आज हम एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं। एक आलसी और गरीब लड़का एक शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। वो सारा दिन कुछ नहीं करता और बस इधर उधर घूमता रहता था। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही अच्छे कपड़े। उसकी माँ ईंट के भट्टे में एक मजदूर थी। वो घर चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। उनके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। लड़का बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, अगर मैं काम करता तो माँ की मदद कर पाता। इस घटना ने उसकी आंखें खोल दी। अब वो आलसी नहीं रहना चाहता था। उसने काम ढूंढा और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। लड़का समझ गया था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए अब इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। एक आलसी और गरीब लड़का एक शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। वो सारा दिन कुछ नहीं करता और बस इधर उधर घूमता रहता था। अब वोकैबुलरी देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स। आलसी मीन्स लेजी। आलसी को इंग्लिश में कहते हैं लेजी। गरीब को कहते हैं पुअर या फिर इम्पोवरिश्ड। सारा दिन ऑल डे। घूमता मीन्स वॉन्डरिंग, इधर उधर, हियर एंड देयर। अब ट्रांसलेट करते हैं। एक आलसी और गरीब लड़का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लेस करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? एक आलसी और गरीब लड़का। रहता था वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब। तो सबसे पहले आएगा एक आलसी और गरीब लड़का। अ लेजी एंड पुअर बॉय लिव्ड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है एक आलसी और गरीब लड़का रहता था। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, इसलिए हमने यहाँ पर इसको वर्ब को किया है। दैट इज रहता था। रहता था को इंग्लिश में कहेंगे लिव्ड। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो यूज की जाएगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो एक लेजी और पुअर बॉय रहता था। अ लेजी एंड पुअर बॉय लिव्ड। किसके साथ रहता था? अब यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे अपनी माँ के साथ। ठीक है, तो इसके लिए होगा विद हिज मदर। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। कहाँ रहता था? एक शहर में। एक शहर में, उसके लिए हम यूज करेंगे इन अ सिटी। एक आलसी गरीब लड़का एक शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। लेजी एंड पुअर बॉय लिव्ड विद हिज मदर इन अ सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है वो सारा दिन कुछ नहीं करता। वो सारा दिन कुछ नहीं करता और बस इधर उधर घूमता रहता था। तो इसके लिए वो सारा दिन, अब हम वो के लिए ही यूज करेंगे। दैट इज ही डिड नथिंग ऑल डे। सब्जेक्ट हमारा ही है। डिड वर्ब है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड। ही डिड नथिंग, कुछ नहीं करता था। नथिंग के लिए हम क्या कुछ नहीं के लिए यूज करते हैं? नथिंग। कुछ नहीं करता था, नथिंग। अब यहाँ पे है वो सारा दिन कुछ नहीं करता, लेकिन सेंस सारा कुछ नहीं करता था क्योंकि बाकी का सेंटेंस क्या है? और बस इधर उधर घूमता रहता था। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये आपके पूरे सेंटेंस से पता चल रहा है। ही डिड नथिंग, वो कुछ नहीं करता था। ऑल डे, सारा दिन। और बस, अब और बस की इंग्लिश क्या होगी? एंड जस्ट। एंड जस्ट। एंड जस्ट। ही डिड नथिंग ऑल डे एंड जस्ट, इधर उधर घूमता रहता था। यूज टू वॉन्डर हेयर एंड देयर। यूज टू हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी की हैबिट बताते हैं। यूज टू हमेशा यूज किया जाता है जब भी हम कहते हैं वो ऐसा किया करता था, वो ये खाया करता था, वो उधर घूमता रहता था, हम पढ़ा करते थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज टू यूज करते हैं। यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये देखिए आपका मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, दैट इज वॉन्डर। तो वॉन्डर आपकी फर्स्ट फॉर्म है। यूज टू वॉन्डर हियर एंड देयर। इधर उधर की इंग्लिश होती है हियर एंड देयर। वो सारा दिन कुछ नहीं करता और बस इधर उधर घूमता रहता था। ही डिड नथिंग ऑल डे एंड जस्ट यूज टू वॉन्डर हियर एंड देयर। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही अच्छे कपड़े। उसकी माँ ईंट के भट्टे में एक मजदूर थी। वो घर चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। पैसे को इंग्लिश में कहते हैं मनी। कपड़े को कहते हैं क्लोथ्स। ईंट का भट्टा, ईंट मीन्स होता है ब्रिक, और भट्टे को कहते हैं किल्न। किल्न, ईंट का भट्टा मीन्स ब्रिक किल्न। मजदूर को इंग्लिश में कहते हैं लेबरर। जी तोड़ मेहनत तो कहते हैं टायरलेसली। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही अच्छे कपड़े। जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ना तो पैसे थे और ना ही अच्छे कपड़े, इसके लिए हम यूज करते हैं नीदर नॉर का। देखते हैं, ही हैड नीदर मनी नॉर गुड क्लोथ्स। देखिए यहाँ पे नीदर का यूज किया गया है और नॉर का यूज किया गया है। ही हैड नीदर मनी नॉर गुड क्लोथ्स। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही अच्छे कपड़े। उसकी माँ ईंट के भट्टे में एक मजदूर थी। हिज मदर वॉज अ लेबरर। उसकी माँ एक मजदूर थी। हिज मदर वॉज अ लेबरर। कहाँ पर? इन अ ब्रिक किल्न। इन अ ब्रिक किल्न, ईंट के भट्टे में एक मजदूर थी।
वो घर चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। शी वर्क टायरलेसली, तो यहाँ पर हमने वो यानी शी मेहनत करती थी, वर्क टायरलेसली जी तोड़ मेहनत करने को हम कहते हैं इंग्लिश में वर्क टायरलेसली, वर्कड टायरलेसली। ठीक है, घर चलाने के लिए, अब चलाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू रन। घर, घर के लिए द हाउस होल्ड, वो घर चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। शी वर्क टायरलेसली टू रन द हाउस होल्ड। वर्कड हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्क की सेकेंड फॉर्म होती है वर्कड, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है वर्कड को। शी वर्क टायरलेसली, वो जी तोड़ मेहनत करती थी टू रन द हाउस होल्ड, घर चलाने के लिए। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। उनके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। लड़का बहुत उदास हो गया। गुजारा को इंग्लिश में कहते हैं सरवाइव करना या फिर सर्वाइवल। मुश्किल को कहते हैं डिफिकल्ट। बीमार हो गई को फेल इल। डॉक्टर को दिखाना को कहते हैं टू सी अ डॉक्टर या फिर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। उदास को कहते हैं सैड। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसको आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। जरूरी नहीं कि आप लिटरल ट्रांसलेशन करें कि जैसे जैसे वर्ड्स लिखे उसी तरह से ट्रांसलेशन करना है, आपका मीनिंग सही आना चाहिए। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। उनका गुजारा फॉर देम टू सर्वाइव, उनके लिए यानी गुजारा करना बहुत मुश्किल था। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, देयर सर्वाइवल वॉज वेरी डिफिकल्ट। देयर सर्वाइवल वॉज वेरी डिफिकल्ट, उनका गुजारा, देयर ये वाला देयर यूज होगा, सर्वाइवल उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, उनका गुजारा बहुत मुश्किल था। ठीक है, नेक्स्ट है एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। एक दिन को इंग्लिश में कहेंगे वन डे, कॉमा देन हिज मदर फेल इल। उसकी माँ बीमार हो गई, उसकी माँ बीमार हो गई। फेल इल हमने क्यों यूज किया है, बीमार होने की इंग्लिश होती है फॉल इल। यहाँ पर हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वन डे हिज मदर फेल इल, फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल। उनके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। उनके पास, दे डिडंट हैव मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास, पहले हम ये ट्रांसलेट करेंगे, उनके पास पैसे नहीं थे किस बात के लिए, डॉक्टर को दिखाने के। तो इस तरह से सेंटेंस को डिवाइड कर लेते हैं तो ट्रांसलेशन करना आसान हो जाता है। उनके पास, दे डिडंट हैव मनी, उनके पास पैसे नहीं थे। दे डिड नॉट हैव मनी, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उनके पास पैसे नहीं थे। हैव मतलब होता है पास में होना, रखना। उनके पास पैसे नहीं थे डॉक्टर को दिखाने के, टू कंसल्ट अ डॉक्टर। यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव यूज किया है, वर्ब के साथ में इन्फिनेटिव लगाया है, इसे कहते हैं टू कंसल्ट अ डॉक्टर, टू सी अ डॉक्टर। ठीक है, जब वर्ब से पहले आप TO2 लगाते हैं, ये आपका इन्फिनेटिव होता है। दे डिड नॉट हैव मनी टू कंसल्ट अ डॉक्टर, उनके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। लड़का बहुत उदास हो गया। द बॉय बिकेम वेरी सैड, द बॉय बिकेम वेरी सैड। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसलिए बिकेम हमने यूज किया है। होना, उदास हो गया मतलब बिकम वेरी सैड, दुखी हो जाना, उदास हो जाना को हम कहेंगे कि बिकम वेरी सैड। लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, तो हमने बिकेम यूज किया। द बॉय बिकेम वेरी सैड। उसने सोचा अगर मैं काम करता तो माँ की मदद कर पाता। इस घटना ने उसकी आंखें खोल दी। वो अब आलसी नहीं रहना चाहता था। सोचा को इंग्लिश में कहते हैं थॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, सेकंड फॉर्म होती है थॉट और थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है। घटना को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट। खोल दी को कहते हैं ओपनड, ये भी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। रहना को कहते हैं रिमेन। उसने सोचा अगर मैं काम करता तो माँ की मदद कर पाता। उसने सोचा मतलब ही थॉट, अगर मैं काम करता, इफ आई वर्कड, यदि मैं काम करता या अगर मैं काम करता, इफ आई वर्कड, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो माँ की मदद कर पाता। आई कुड हैव, मैं माँ की मदद कर सकता या कर पाता, इसलिए हम यूज करेंगे आई कुड हैव। आई कुड हैव हेल्प्ड माई मदर। ओके, इसमें स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया गया, यहां से देखिए इफ आई वर्क से लेकर माई मदर तक का कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया गया है, इफ प्लस सब्जेक्ट। आपने यहाँ पे इफ यूज किया क्योंकि अगर लगा हुआ है। आई वर्कड यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट है प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए कुड हैव देन वर्ब की
थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्योंकि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इसलिए आई कुड हैव हेल्प्ड माय मदर। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी होंगे, अगर मैं काम करता तो माँ की मदद कर पाता, तो आप इसी तरह से बनाएंगे। इफ आई वर्क, तो जो फर्स्ट हाफ होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, और नेक्स्ट हाफ आपका होगा जो वो होगा आपका आई कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, इस घटना ने सबकी आंखें खोल दी। दिस इंसिडेंट ओपनड हिज आईज। दिस इंसिडेंट, इस घटना को कहेंगे दिस इंसिडेंट, खोल दी, ओपनड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, हिज आईज। वो अब आलसी नहीं रहना चाहता था, वो मीन्स ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था टू रिमेन लेजी एनी मोर। एनी मोर हमने किस लिए यूज किया है, अब के लिए। नाउ भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एनी मोर से है अब से लेकर के, अब से वो आगे ऐसा नहीं रहना चाहता था। He did not want to remain lazy anymore. To remain यहाँ पे infinitive verb यूज की गई है। To remain infinitive verb होती है, इसमें to लगाते हैं, तो इसलिए जब भी हम कहते हैं अब वो आलसी नहीं रहना चाहता था, he did not want to remain lazy anymore. उसने काम ढूंढा और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। लड़का समझ गया था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ढूंढा को इंग्लिश में कहते हैं फाउंड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बेस फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड। शुरू किया को इंग्लिश में कहते हैं स्टार्टेड। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेहनत को कहते हैं टॉयल, हार्ड वर्क। रंग लाई को इंग्लिश में कहते हैं पेड ऑफ। पे ऑफ करना होता है चुकता करना या फिर रंग लाना। तो मेहनत रंग लाई यानी कि मेहनत चुकता हो गई, इसके लिए हम यूज करेंगे पेड ऑफ। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पे जो है वर्ब की बेस फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है पेड ऑफ। उसने काम ढूंढा और मेहनत से काम करना शुरू किया। उसने काम ढूंढा वो कहेंगे ही फाउंड अ जॉब। ही फाउंड अ जॉब एंड स्टार्टेड, और शुरू किया मेहनत से काम करना, और मेहनत से काम करना शुरू किया, एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। ही फाउंड अ जॉब एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली उसकी मेहनत, हिज हार्ड वर्क या फिर हिज टॉयल पेड ऑफ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रेजुअली हिज टॉयल पेड ऑफ। उसकी मेहनत चुकता हो गई या फिर रंग लाई। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। ही गॉट हिज मदर। उसने इलाज करवाया को कहेंगे ही गॉट हिज मदर ट्रीटेड। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया। जो भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उनमें ध्यान रखिएगा, ये गेट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये काम हम किसी से करवाते हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी और से काम करवाते हैं तो मेक यूज करते हैं, गेट यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हम गॉट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, तो करवाया के लिए हम गॉट यूज करते हैं। ही गॉट हिज मदर ट्रीटेड। इलाज करवाया तो ट्रीटेड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ही गॉट हिज मदर ट्रीटेड। ये सेंटेंस इसी तरह से बनते हैं। लड़का समझ गया था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लड़का समझ गया था को इंग्लिश में कहेंगे द बॉय अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। तो हमने यहाँ पे समझ गया था के लिए यूज किया है द बॉय अंडरस्टूड कि दैट मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। मेहनत ही सफलता की कुंजी है को इंग्लिश में कहेंगे हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। ऑलराइट, तो स्टोरी का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। उसके पास ना तो दोस्त है ना ही रिश्तेदार। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।